एसएसटी के पेपर में टेंशन लेने का नहीं, बेहतर परफॉर्म करने का। चलिए, आपके एसएसटी के पेपर में कुछ मदद करने के लिए मैं आया हूं, मैं मनीष कुमार, टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। इसमें कुछ देखते हैं, आपके पहले पैटर्न पे बात करता हूं। तो पैटर्न में आपने देखा होगा, आपके टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे, 13 प्रश्नों का एक समूह होगा, 13 क्वेश्चंस। देयर विल बी 13 क्वेश्चंस इन योर एसएसटी पेपर। मैं बताता हूं कि क्या क्या होगा उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 और 13, ये 13 प्रश्न होंगे। अभी से पैटर्न को फीड कर लो ब्रेन में। पहले भी आपने प्री बोर्ड में बहुत सारे पेपर दिया है, लेकिन इतना अभी आया नहीं दिमाग में कई बच्चों के। देखो, 1 से लेकर 5 तक ये आपको सेक्शन ए में आएगा और ये 2 नंबर का होगा। 2 यानी 5 क्वेश्चन है तो कितना मार्क्स हो गया? 10 मार्क्स। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। जो पेपर आप ऑन करोगे तो यानी क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे तो पहले से आपको क्या होगा, पता होगा पैटर्न के बारे में। 2-2 मार्क्स का होगा 1 से लेकर 5 तक का। बात करें हम 6, 7, 8 क्वेश्चन का, ये होगा 3 मार्क्स का। ये सेक्शन बी होगा और ये होंगे 3 मार्क्स ईच, यानी एक यानी टोटल कितने? ये हो गए 10 मार्क्स और ये 3 3 या 9 मार्क्स, यानी 1 2 3, ये 9 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके स्ट्रेटजी बना के जाना। अब बात करते हैं 9th एंड 10th की। 9th और 10th की ये 5-5 मार्क्स के होंगे और ए बी सी ये सेक्शन सी होगा और ये 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 5 दूनी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये ध्यान से देखना। आपको 11 और 12 प्रश्न तो आपको बनाया ही गया है इसलिए ताकि आपका बेड़ा पार हो सके, यानी आप पास हो सको। जो बच्चे अच्छे हैं वो अच्छा नंबर तो गेन करेंगे ही, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो कमज़ोर हैं एसएसटी से उनको नफरत है। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता बाबर अकबर हुमायूं से क्या लेने देना, कॉलोनियल पीरियड से क्या मतलब है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जानना चाहिए। इन सब चीज़ों को जानना है आपको। देखिए, तो ये 11th 12th क्वेश्चन होगा, ये 4-4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे, 8 मार्क्स के, यानी कि 4 नंबर 1 का और 4 नंबर 1 का। 13 नंबर क्वेश्चन जो होगा ये मैप का होगा। ये सी, ये डी और ये ई सेक्शन, ये मैप के और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको ध्यान से करना है, एक एक सेक्शन में आप बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कुछ प्रश्नों के बारे में, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इतना कर लोगे तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स आएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ 13th क्वेश्चन है तो कुछ बात करते हैं हम। इसको मैं मिटा लूँ, ये मैं मिटाता हूँ। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं। देखिए, ये 2 नंबर के प्रश्न होंगे 5 तक। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल का होगा। 1-2 प्रश्न हो सकता है आपको नहीं आए, जिन बच्चों ने बहुत डीपली स्टडी नहीं किया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन प्रश्नों का जवाब आप जानते हैं उसको बहुत अच्छे से लिखना। जिसका आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आप महसूस कर रहे हैं उसको कुछ नहीं करना। उसको क्या करना है, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने 3 प्रश्नों का फर्स्ट का, थर्ड का, 5th का, 4th का जानते हैं, सेकंड क्वेश्चन टफ है तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा इन चारों को लिखने के बाद आप ये पैसेज की मदद से, ये जो 11 और 12 नंबर पैसेज होगा उससे कुछ लेना या कुछ भी लिख देना, उसको ओपन कर दीजिए। तो ये सारी बातें। अब 6 और 7 की बात करिए, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर के प्रश्न में क्या करना है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन ईजी होगा, 1 डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपको ईजी लग रहा है उसको अच्छे से करना है। मतलब एक पैसेज टाइप का हो सकता है, एक पॉइंट टाइप का हो सकता है, जिसमें पॉइंट्स लिखने हैं कि जैसे बताओ कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्या बात हुई थी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया, किसके नेतृत्व में किया। तो आपको लिखना है इसमें 3-3 नंबर के। एक और बात बता दूं, ये सारे 40 वर्ड्स में लिखने हैं और इसको लिखने 80 वर्ड्स में लिमिट होगा
और इन दोनों को लिखना है 120 वर्ड में। ये तो डिपेंड करता है कि एक लाइन का इसमें सेक्शंस होता है और 3 तो मैप का है। तो ये बात है आपको। अच्छा, वर्ड लिमिट का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे बैठ के आप वर्ड गिनो, वर्ड गिनना नहीं है, उसको ध्यान से सुनना है, देखना है उसके इर्द गिर्द। आपको अपनी कॉपी में जब आंसर लिखोगे तो आप देखना कि एक लाइन में मैं कितने वर्ड लिख पा रहा हूँ। एक लाइन गिन लिया, मतलब डाउट हो तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपके पास टाइम काफ़ी हो तो आप लाइन गिन लो कि एक लाइन में मेरे कितने वर्ड आ रहा है। 10 लाइन है, मान लो 6 वर्ड आ रहा है तो 60 वर्ड हो गया। तो इस तरह से एवरेज आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये वर्ड लिमिट का मतलब है कि उसके आसपास होना चाहिए, गिनना नहीं है। ना कोई टीचर गिनता है वर्ड को। अब ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है और 40 वर्ड में लिखना, तो आपने 2 पेज भर दिया, ये नहीं होना चाहिए। और कई बच्चों को देखता हूं कि ये 9th 10th क्वेश्चन जो होता है, ये आपको एक क्वेश्चन बहुत ईजी होगा और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या एवरेज हो सकता है, या वो भी ईजी हो सकता है। इसमें से एक जरूर नेशनलिज्म इन इंडिया से होगा। नेशनलिज्म इन इंडिया इजी चैप्टर। देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इससे भी 10 नंबर का पूछेगा, ज्योग्राफी से भी 10 नंबर का पूछेगा, सिविक्स से भी 10 नंबर का पूछेगा और इकोनॉमिक्स से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो हिस्ट्री में तो एक ही चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है, ज्योग्राफी में 2 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइफलाइन, सिविक्स में 2 है, पॉलिटिकल पार्टी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स में 2 है, ग्लोबलाइजेशन है और एक और है। तो ये 2 चैप्टर आपको पूछ रहा है। हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक चैप्टर से 10 नंबर का है, वो भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम, नेशनलिज्म इन इंडिया के बात है। क्या क्या उसमें टॉपिक को ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान रखना है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन को वापस किया गया। तो मैं इसको पहले मिटाता हूं, फिर मैं इसमें बात करूंगा। 9th 10th क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना और इसमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों। 5 नंबर का प्रश्न है। यदि उसमें पॉइंट, सपोज क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के में कौन कौन सी कॉटन इंडस्ट्री को मतलब कपड़े उद्योग को कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आपको 5 समस्याएं लिखना है। कि कभी कभार जो रॉ मटेरियल की उपलब्धि है वो नहीं है, अच्छे मार्केट नहीं मिलते, मतलब एक अच्छी इंडस्ट्री लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स, क्या क्या ज़रूरत होती है, भौतिक सुविधाएं चाहिए। तो कहेंगे कि किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, रॉ मटेरियल की उपलब्धता चाहिए, नियर में मार्केट चाहिए और बिजली की भरपूर सुविधा चाहिए, वाटर की सुविधा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की भरपूर व्यवस्था चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स विच कैन बी रिटन टू गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। 5 में से 5 नंबर प्राप्त करने के लिए पॉइंट को लिखा जा सकता है। पूछेगा व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ा। तो कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती रूरल एरियाज़ में सैनिकों को बहाली किया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चीज़ों का मूल्य बढ़ गया, भारत की इकोनॉमिक ध्वस्त हो गया। तो ये सारी बातें, लोगों में असंतोष, बेरोजगारी पैदा होती है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देना, कई बच्चों को ना मैंने देखा कि 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 पॉइंट के बदले उसने क्या किया, 4 पॉइंट लिख दिया। चेक किया प्री बोर्ड में तो उसमें 4 पॉइंट क्यों लिखा, आपको 4 नंबर देगा। आपको 5वां पॉइंट कुछ भी क्रिएट करके लिख देना है, भले ही आपको नहीं आता हो। समझ पा रहे हो बात। अच्छे पॉइंट को लास्ट में और शुरुआत में रखना, बीच में जो बेकार वाला पॉइंट है नहीं आपको पता उसको लिख देना है, लेकिन लिखना। हाँ, यदि आप एक भी पॉइंट आपको नहीं आता तो पैसेज में लिखो। और कुछ प्रश्न का नेचर ही ऐसा होता है कि उसका उत्तर पॉइंट्स में लिखने में दिक्कत आती है, तो आप उसको, जैसे यूपीएससी में आप जाओगे और पेपर दोगे तो उसमें पॉइंट वाइज जवाब देना डिफिकल्ट होता है। तो ये 9th 10th प्रश्न की बात हुई। 120 नंबर में जवाब देना 100 वर्ड के आसपास, और ये 5 नंबर पे पूछेगा। एक पन्ना से ज़्यादा थोड़ा सा लिखना ताकि पेज पलटे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देर आर मतलब 13 प्रश्न होंगे। अब बात करें 11 और 12, 11th और 12th क्वेश्चंस होता ही इसलिए, वहाँ पे खड़े होकर 11th और 12th क्वेश्चन होता ही इसलिए है, दिया ही गया इसलिए कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई विधिवत नहीं हो सकी। न तो स्कूल ने बहुत अच्छा उस ढंग से फिजिकल रूप में जैसे क्लास होती थी उस तरह से पढ़ा पाए, और ना ही
बच्चों को उतना अच्छा मौका मिल पाया। फिर भी स्कूल टीचर बच्चों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। तो 11th-12th पैसेज टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ के जवाब देना है। इसमें भी क्या होगा, 11.1 ये 1 नंबर का होगा, 11.2 ये भी 1 नंबर का होगा, और 11.3 ये 2 नंबर के प्रश्न यानी 4 नंबर का होगा 11वां। और सेम 12 में भी 12.1 1 नंबर, 12.2 1 नंबर, और 12.3 2 नंबर, यानी टोटल 4 नंबर के प्रश्न होंगे ये, और 4 नंबर के, यानी 8 नंबर तो आपका यहाँ निश्चित निर्धारित निर्विवाद है, जिसमें आपको मिलना ही मिलना है। तो 8 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। मैप की बात करें, 3 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन 13.1 जो होगा वो होगा हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में 4-5 बातें ही पूछी जाती हैं। प्यार, मैं आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक पीडीएफ दूंगा एसएसटी के चारों सेक्शंस का, जिसमें हिस्ट्री के 1 चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर, पॉलिटिकल के 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा, आंसर दूंगा। इसको आपको करना है, 2-3 दिन का टाइम है, 2 दिन का, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करते रहें, उसको पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहें। लेकिन जो थोड़े से वीक हैं, जिनको लगता है बहुत अच्छी तैयारी नहीं, क्या चारों किताब 7 चैप्टर्स कैसे करें, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपका नैया पार लग जाएगा। नैया क्या पार लगेगा, आप जबरदस्त नंबर लाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे खुशी की बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ मिलेगा। उसके बावजूद भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो 1 नंबर का हिस्ट्री का एक क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री में क्या पूछता है, लाहौर सेक्शन पूछता है, नागपुर सेक्शन पूछता है, कलकत्ता सेक्शन पूछता है, ये 3-4 सेक्शन है, मद्रास सेक्शन पूछता है। हिस्ट्री में क्या है और इम्पोर्टेंट, चौरी चौरा है, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में, जलियांवाला बाग अमृतसर में, लाहौर सेक्शन पंजाब में, लाहौर पाकिस्तान अमृतसर के बगल में, और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आपको बता ही दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों वापस हुआ, वही चौरी चौरा के कारण। तो ये सारी बातें। और बात करें कांग्रेस सेक्शन और इन सब की, गांधी जी के द्वारा जो अलग अलग आंदोलन चलाए गए, खेड़ा जो गुजरात में एक जगह है, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला गुजरात में, सविनय, अब इसके बाद चंपारण बिहार का एक जिला चंपारण, ये 4-5-10 पॉइंट। इसके अलावा कहीं कुछ जो मैंने वर्ड नाम लिया ना, उसको कॉपी में लिख के और प्रैक्टिस कर लेना। मैप का एक कंप्लीट चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया को जरूर देख लेना। देखो, मेरा मानना है कि 13 नंबर में 1 नंबर हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन्हीं 4-5 में से आएगा जो मैंने अभी वर्ड बोला, और 13.2 और 3 जो है ये 2-2 नंबर के। इसमें से आपको ज्योग्राफी का एक, जिसमें लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कौन सा मैन्युफैक्चर कहाँ पे है, और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से क्या पूछेगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मीनाम्बक्कम, राजा सांची, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 4-5 एयरपोर्ट, या ये सब, ये 3-4 पॉइंट्स है। मैप का जो वीडियो है उसको जरूर 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 देखना, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। सेकंड टर्म का ही देखना, फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हो गए उसको थोड़ा अवॉइड करना। नेशनलिज्म इन इंडिया ही मेन है। तो ये मैंने एक पैटर्न बताया आपको, ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सको। कितने क्वेश्चंस होंगे, 13। सब क्वेश्चंस का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। आपको माइंड में एक फीड करके जाना है। आपने मॉडल सेट का प्रैक्टिस किया होगा, साइंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैंने देखे, इजी बना रहा है पेपर, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सको। अब बात करते हैं हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात हम कर रहे थे कि देखिए, एक मैं बात बता दूं, नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने बताया कि 10 नंबर अकेला ला रहा है। नेशनलिज्म यानी भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से क्या क्या चीजें याद रखना है, 10 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। वो 10 पॉइंट को घुमा फिरा के पूछता है। 10 पॉइंट में क्या क्या मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा, मैं पीडीएफ दिखा देता हूं। 10 पॉइंट में क्या क्या, ध्यान से देखो। पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय विज्ञान मतलब असहयोग आंदोलन,
जलियांवाला बाग में सेकर 13 अप्रैल वाला जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट काला कानून, जिसके तहत अंग्रेजों ने शक के आधार पर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। साइमन कमीशन, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जिसमें नील की खेती का विद्रोह हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट पे प्रभाव और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन। और एक और है पूना पैक्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पूना पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब गोलमेज सम्मेलन, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था और गांधी जी ने मात्र सेकंड वाले में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। तो ये 4 पॉइंट्स याद रहेगा। खिलाफत, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सविना अवज्ञा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पूना पैक्ट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अब थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि प्रीवियस ईयर अलग अलग सालों में नेशनलिज्म इंडिया से कौन कौन से प्रश्न पूछे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख लेना कि क्या पूछता है। डायरेक्ट थोड़े कभी कभी नहीं पूछता, प्रश्न को थोड़ा घुमाता है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उसके सेंटर को दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से उसका जवाब लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपका अधिक से अधिक फायदा हो, एसएसटी का पेपर बेकार नहीं जाए और बढ़िया से लिखे। अब हम बात करें नेशनलिज्म इंडिया की, बात मैंने बताया। अब मैं वो पीडीएफ दिखा रहा हूं जिसके जरिए आपको मदद मिलेगा कि मैं क्या क्या लिखूं। तो देखो प्यारे बच्चों, कहां से आएगा अरविंद वो पीडीएफ? देखो ये है वो पीडीएफ, मस्ट डू कंटेंट के नाम से है। मस्ट डू का मतलब है इतना तो आपको करना ही करना है। मस्ट डू मतलब इसके एक्स्ट्रा भी आपको करना है, लेकिन इतना जरूर करके जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये आप कर लोगे मस्ट डू कलेक्शन में। पीडीएफ दे दूंगा, फिर भी मैं कुछ प्रश्नों को डिस्कस करता हूं। देखो इसमें क्या क्या है, तो मस्ट डू कलेक्शन सेकंड टर्म का है, अलग अलग टीचर्स ने मिलकर बहुत इसको तैयार किया। इसमें ये दिया हुआ है। अब ध्यान, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेसन 6 है, इसमें क्या क्या पूछेगा तो ध्यान से देखो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आपसे पूछेगा कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो आप ये पॉइंट्स लिखोगे। इसके बाद ये क्या पूछेगा, तो इंपॉर्टेंस के बारे में बात कहा। इसके बाद का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड। एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जो खेती पर आधारित है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को जब गन्ना नहीं मिलेगा, शुगर केन नहीं मिलेगा, तो कहाँ से उद्योग फल फूल पाएगा। कॉटन इंडस्ट्री को सूती कपड़ों का उद्योग, यानी कि कपड़ा नहीं मिलेगा खेती से, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको पूछेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे कोई भी फैक्ट्री इंस्टॉल किया जा सकता है, तो वो क्या क्या है तो आपको पता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, सस्ते मजदूर, पावर सप्लाई मतलब बिजली, मार्केट उपलब्ध, कैपिटल उपलब्ध, इन सब चीज़ों की सुविधा याद रख लेना। कहेगा राइट द फैक्टर्स ऑन विच द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन, मतलब किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जो फैक्टर काम करता है, जो सिद्धांत है, जो बात मैटर करता है, वो पॉइंट्स लिखिए। ये पॉइंट लिख के और इसको डिस्क्राइब कर देना। 5 नंबर में पूछता है तो डिस्क्राइब करना, 2 नंबर में पूछता है तो डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है, मिनरल बेस्ड होता है, बेसिक, ये सारा आपको याद रखना है। ये आप पढ़ चुके हैं कॉटन पे। पूरा चैप्टर नहीं है, कई बच्चे कहेंगे कि सर तो ये पूरा चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को और कम से कम शब्दों में इसको कलेक्ट किया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सड़कों के बारे में, टाइप्स ऑफ रोड्स, एयरपोर्ट्स, इसके बाद पनबिजली वाला, ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा है आपको पता ही है, कौन कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारा वाटर इनलाइन, ये सब आपको पता है, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ रोड्स के बारे में बताएगा। प्रश्न पूछा है कि अभी भी जो सड़क है वो रेलवे से बेहतर मार्ग माना जाता है, मतलब रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज, हाउ, आपको पॉइंट्स लिखने। तो कहेंगे रेलवे जो रोडवेज है उसकी पहुंच बहुत रिमोट एरियाज़ में है, लेकिन रेलवे को रिमोट एरिया या पहाड़ों पे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनइवन लैंड है वहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, ये पॉइंट्स लिखने हैं। रोड जो है, रोड से आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, ट्रेन से तो आपको एक सर्टेन टिकट लगता है और हर जगह उपलब्ध नहीं है, सभी देशों में है भी नहीं ट्रेन रेलवे, ये ध्यान रखना। तो देखो, तो ये आपको फीचर्स, मतलब इसकी विशेषता क्या है, रोड का, रेल का और पाइपलाइन का। पाइपलाइन से फटाक से चीज़ें पहुंच जाता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है रोडवे नेटवर्क का। टाइप्स ऑफ रोड्स है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्ण, मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम सड़कों को सड़कों से जोड़ेंगे, दिलों को दिलों से जोड़ेंगे और नदियों को नदियों से जोड़ेंगे। तो देखो, इसने 4 महानगरों को जोड़ा था, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इन 4 को जो जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, रूरल रोड्स है, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। NH1 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता। थिंग्स, ये सब चीज़ें याद रखना। वाटरवेज और एयरवेज में क्या फ़र्क है, एयरवेज कैसे बेहतर है वाटरवेज से, और ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस नेविगेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट करके ये PDF में मिलेगा और आपको देखना भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको पता है, एक होता है नेशनल पार्टी, एक होता है रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी जिसका प्रभाव 1 से अधिक राज्यों में होता है, नेशनल लेवल पे होता है, और रीजनल पार्टी जिसका क्षेत्रीय लेवल पे होता है। नेशनल पार्टी कौन सा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब। और रीजनल पार्टी कौन सा, जिसका प्रभाव, जैसे अकाली दल है, जनता दल यूनाइटेड है, हालांकि उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो अभी नेशनल लेवल पे प्राप्त करने में टाइम लगता है। दोनों में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दोनों के बीच में फ़र्क देखो क्या बता रहा है, फ़र्क क्या क्या है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में फ़र्क क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए। इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इफ पार्टी गेट 6% इन लोकसभा एंड 6% इन टोटल वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन, 4 सीट मिलना चाहिए विधानसभा में इसमें। तो ये कंडीशंस आप पढ़ोगे और इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं PDF में मैं बता चुका हूँ कि पहले ही डाला जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखना। तो ये सब चीज़ों को, सजेशंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के लिए सजेशंस क्या क्या है, यानी बेहतर करने के लिए। तो एक तो नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए पार्टी के अंदर, ये सब चीज़ें हैं। और अच्छे साफ सुथरे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, यू आर द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देन यू शुड राइट आंसर आस्क्ड इन रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे रिलेटेड कोई भी, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। हु रूल्स इन डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है अच्छे से। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू लाइक टू लिव अंडर एंड वाई, किस तरह के सरकार में, मोनार्की में रहना पसंद करोगे, डेमोक्रेसी में? भाई कहेंगे डेमोक्रेसी में रहना पसंद करेंगे, चुनाव होगा, वोट डालने का अधिकार मिलेगा, लोकमत होगा, हम फाइट कर सकते हैं, इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आना से लिख सकते, राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ, अच्छा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक तो पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें केवल मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसका वीडियो भी, इसके अलावा ज़्यादा बातें नहीं है इसमें। आप कोई भी प्रश्न देख लो उसमें यही सारी बातें हैं। हु रूल्स इन डेमोक्रेसी, पीपल, लोग रूल करते हैं, जनता करता है। एक्सप्लेन एनी 2 राइट्स गिवन टू द सिटीजन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में 2 अधिकार बताओ, वोट, राइट टू वोट है ना, राइट टू फाइट द इलेक्शन, ये इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। व्हाट कैन बी डन, ये सारी बातें
बहुत आसानी से जवाब इसका दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। मनी एंड क्रेडिट ये चैप्टर है, इसमें रिजर्व बैंक के क्या क्या काम है ये ध्यान रखना, बैंकों का क्या काम होता है, रिजर्व बैंक का क्या काम है, और मनी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या है, इन सब चीज़ों को देखना है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, देखो रिजर्व बैंक का क्या काम है ये ध्यान से देखो। टू इशू द करेंसी, किसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, मतलब करेंसी को जारी करना। डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट, भारत में इंटरेस्ट रेट कितना होगा बैंकों के द्वारा लिया जाएगा वो डिसाइड रिजर्व बैंक ही करता है। होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रखना पड़ता है बैंकों को। मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, जैसे हमारा बैंक है वैसी तरह बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक होता है, वो लोन लेता है उससे उसका पैसा जमा करता है। इट एंश्योर्स दैट द बैंक प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर्स एंड पुअर पीपल ऑल्सो, गरीब किसान, गरीब व्यक्ति को भी लोन मिले, उसको बैंकिंग से फ़ायदा हो, तो रिजर्व बैंक इस बातों को तय करता है। तो ये पॉइंट नहीं याद कर लोगे, छोटा सा पॉइंट नहीं याद करोगे, इतना नहीं याद करोगे तो तुमको अच्छा नंबर प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। इतना मेहनत करना ही पड़ेगा, इतना करना ही करना आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। मुझे अब है टाइप्स ऑफ क्रेडिट है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करोगे, तो ये कोई खास इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। समझ पा रहे हैं बात? ये पीडीएफ आपको मिलेगा। अब देखो नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया में मैं जो बात मैंने कहा वही सारी बात नेशनलिज्म इन इंडिया, देखो वही है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ा, 4 पॉइंट। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब सच्चे चीज़ों को आग्रह से मांगना, मतलब मार काट खून खराबा नहीं करना, बल्कि आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना। मूवमेंट समझ रहे हैं, गांधी जी बिफोर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की बात है। रॉलेट एक्ट की बात है, देखो रॉलेट एक्ट जो काला कानून ब्लैक लॉ कहा गया, जिसके तहत जलियांवाला बाग में सेक्टर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थों पे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और लहूलुहान कर दिया पूरे बगीचों को। अभी भी जाके जलियांवाला बाग देखना, बड़ा दर्द होगा। और एक कुआं था, लाश जान बचाने के लिए लोग कूदे, उसमें लाश भर गया वो कुआं, लेकिन उधम सिंह ने जाके, कहा जाता है कि लंदन में जाकर उनको गोली मार दिया। तो ये भारतीयों का एक जज्बा अपने देश के प्रति। खिलाफत मूवमेंट, जो मुस्लिमों का खलीफा था उनको बचाने के लिए गांधी जी ने इसका इस्तेमाल किया, भारतीय मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ यूनाइट करने के लिए। तो ये सब आपको ध्यान से देखना है। पूना पैक्ट देखना है। और साइमन कमीशन, भारत से वापस विरोध क्यों किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। ये 27-28 में भारत में आया था और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इसमें एक बात पूछा था प्रश्न बोर्ड के पेपर में कि साइमन कमीशन को साइमन गो बैक का नारा दिया गया, इस कहाँ तक सही था, आप इसको कैसे लिखेंगे, मतलब कहाँ तक सही था। हम कहेंगे कि साइमन कमीशन का गठन भारतीय कानून को सुधारने के लिए किया गया था। It was formed to improve the law in India, but there was not a single member in that commission. There was not a single Indian member in that commission. मतलब एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और साइमन गो बैक का जो नारा था एकदम सही था, उसका विरोध होना चाहिए था। तो देखो ये सारी बातें साइमन कमीशन की बात हो रही है। अब सिविल डिसएडवांटेजमेंट ये सब बता चुके हैं, आपको अच्छे से करना है। तो मुझे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप पीडीएफ में देख लेना। सोशल साइंस, अच्छा एक चीज़ मैं बस आपको बता देता हूँ, पढ़ोगे अच्छे से, और हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे, हो सकता है क्या मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव आऊँ और आपको और भी प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। पहले आप इसको कंप्लीट करके आना, फिर मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करके रखना। ये एक सैम्पल पेपर है जिसमें ये बताया है कि किस तरह के प्रश्न होंगे और क्या क्या जवाब लिखा जा सकता है।
प्यारे बच्चों मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा था, ये मैप का दिया हुआ है। देखो नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या, हालांकि मैप वो काफ़ी है, नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या क्या पूछेगा, ये देखो मैप वर्क में आजा भाई आजा, ये देखो नेशनलिज्म इन इंडिया से ये 4-5 बातें पूछता है। अरे ये देखो तुम्हारी तरह बदमाशी कर रहा है जैसे तुम क्लास में बदमाशी करते हो। देखो अब है नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या क्या पूछेगा, तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया का मैप थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे ना आप। ये दिख रहा होगा कि अमृतसर जहाँ पर जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, ये रहा अमृतसर, ये ध्यान देना, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर, ये रहा। खेड़ा, ये रहा। दांडी, ये रहा। नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर। मद्रास 1927 का सेशन। कैलकाटा 1928 का सेशन। चंपारण बिहार में एक जगह, चंपारण बिहार वाला, और चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह। ये 4 पॉइंट के अलावे देखना जो 13th प्रश्न होगा अभी तुम याद रखना, उसमें इन्हीं 5 में से पहला 13.1 होगा, ये प्रश्न होगा। अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आना ही आना है, इस बात को ध्यान देना। अब मैं बात करें हम ये लाइफलाइन, देखो एयरपोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं। एयरपोर्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो देखो अमृतसर राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे, हालांकि जन्म उनका कटक उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा उस समय था नहीं, बिहार का, बंगाल का ही एक हिस्सा था। तो देखो इसीलिए, और छत्रपति शिवाजी मराठा थे तो मुंबई। चेन्नई मीनाम्बक्कम, इन एयरपोर्ट का नाम जरूर याद रख लेना, ये हो सकता है आपको पूछ दे। तो आप इन सब चीज़ों को देख लोगे, थोड़ा सा टाइम इसको देखने में बताना, पूरा वीडियो देखना। और ये क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल एंड इंडियन मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन सा कहाँ है। तो देखो ये विशाखापट्टनम, कांडला गुजरात में है, मुंबई, मरमा गोवा, न्यू बेंगलोर, कोच्चि, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये पूछता है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब देखो नेशनलिज्म इन इंडिया से एक क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी से 2 पूछेगा, तो एक लाइफलाइन से पूछेगा और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। तो ये तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। और मुझे उम्मीद है कि यार ये सैम्पल पेपर दिया हुआ है कि कैसे कैसे पूछेगा, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान। ये पीडीएफ बहुत उपयोगी है, मस्ट डू कंटेंट है। तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे अपने पेपर में। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे। तो कहते हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, मेहनत करो 2-3 दिन है, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। देख रहा पसीना निकल रहा है, पसीना का मुआवजा देना। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।